हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शाओई चाय और जिंगयू इन दोनों ने टोंगयुन सेक्ट के बाकी सभी डिसाइपल्स के साथ मिलकर हेयांग सिटी के लोगों को हेयांग सिटी से बाहर निकालकर नॉर्थन रीजन की तरफ भेजना शुरू कर दिया था। वहीं हमें लू को दिखाया गया था जो मास्टर शियू के साथ अभी के लिए टोंगटियान पीक की तरफ जा रही थी। इधर बिग बैम्बू वैली में टियान बुई और सूरू ये लोग भी टोंगटियान पीक की तरफ रवाना होने ही वाले थे, लेकिन तभी टियान बुई अचानक से पीछे मुड़ जाते हैं और कमरे में मौजूद 3 स्टैचूज़ के पास जाकर उनके सामने अगरबत्तियां जला देते हैं। अगरबत्तियां जलाने के बाद वो पीछे मुड़ते हैं और सूरू के साथ कमरे से बाहर जाने लगते हैं। वो कमरे के बाहर कदम रखने ही वाले थे, लेकिन तभी उन्हें कुछ याद आता है और वो दोबारा से पीछे मुड़ते हैं। पीछे मुड़ने के बाद वो सीधा कमरे में मौजूद उन 3 स्टैचूज़ के पास जाते हैं, लेकिन अभी के लिए अचानक से वो अपनी डायरेक्शन बदलते हैं और उन तीनों स्टैचूज़ के पीछे चले जाते हैं। अब आगे अपने हस्बैंड की ऐसी हरकत देख सूरू सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं, जिसके बाद वो भी उनके पीछे पीछे वहाँ पर चली जाती है। टियान बुई अभी के लिए उन 3 स्टैचूज़ के पीछे आ गए थे। उन 3 स्टैचूज़ के पीछे अभी के लिए एक टोकन रखा हुआ था। एक तरह से कहा जाए तो वो एक टैबलेट था जो लकड़ी से बना हुआ था। टियान बुई उस टैबलेट को अपने हाथों में ले लेते हैं। काफ़ी देर तक उस टैबलेट को देखते रहते हैं। उस टैबलेट पर लिखा था सीनियर वैन की टैबलेट। उस टैबलेट को देखकर टियान बुई काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तभी वो अपने पास से 3 अगरबत्तियां निकालते हैं और उस टैबलेट के सामने जला देते हैं। टियान बुई को ऐसा करता देख सूरू कहती है, क्या तुम्हें लगता है सीनियर वैन अभी भी हमारी मदद कर सकते हैं? इस पर टियान बुई कहते हैं, अगर वो हेवन से ये सब देख रहे होंगे तो वो ज़रूर हमारी मदद करने की कोशिश करेंगे। खैर अभी के लिए छोड़ो, हमें अब सीधा टोंगटियान पीक पर जाना चाहिए। ये कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगते हैं। सूरू भी उनके पीछे पीछे कमरे से बाहर आ जाती है। कमरे के बाहर अभी के लिए सॉन्ग और टियान बुई के बाकी सभी डिसाइपल्स खड़े थे। टियान बुई एक पल के लिए उन सभी को देखते हैं, जिसके बाद वो टोंगटियान पीक की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर सीन बदल जाता है और हमें हेयांग सिटी का सीन दिखाया जाता है। अभी भी जिंगयू, शाओई चाय ये सभी मिलकर लोगों को हेयांग सिटी से बाहर निकाल रहे थे। तभी अचानक से एक छोटा सा लड़का जिंगयू के पास आता है, जिसके हाथों में एक लेटर था। वो लड़का जिंगयू को देते हुए कहता है, बड़े भाई मुझे ये लेटर एक अंकल ने दिया है, उन्होंने कहा था कि मैं ये लेटर आपको दे दूँ। ये सुनकर जिंगयू लेटर ले लेता है और उसे खोलकर देखता है। जैसे ही उस लेटर को खोलकर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस लेटर पर सिर्फ 4 वर्ड लिखे हुए थे, जो थे फायर इन वंस बैकयार्ड, लेकिन उसे इन वर्ड्स का मतलब समझ नहीं आया था। वो काफ़ी देर तक सोचता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए उस छोटे से लड़के से पूछता है, बच्चे आखिर तुम्हें ये लेटर किसने दिया है? ये सुनकर वो लड़का पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन भीड़ में उसे अब वो इंसान नहीं दिखता है जिसने उसे लेटर दिया था। वो लड़का सोचते हुए कहता है, मुझे एक लेटर एक अंकल ने दिया था जिन्होंने काले रंग की टोपी पहन रखी थी, पर पता नहीं क्यों अब मुझे वो भीड़ में नहीं दिख रहे हैं, शायद वो यहाँ से जा चुके हैं। ये सुनकर जिंगयू बस अपना सिर हिलाकर रह जाता है। जिसके बाद वो उस लड़के को वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो छोटा सा बच्चा वहाँ से चला जाता है। जिंगयू काफ़ी देर तक इन 4 वर्ड्स के बारे में सोचता रहता है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। तभी उसके पास शाओई चाय आ जाता है और उससे पूछता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? शाओई चाय को अचानक से वहाँ देखकर जिंगयू चौंक गया था। वो जल्दी से खुद को संभालते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे भला क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। चलिए अब हम जल्दी से इन सभी लोगों को सिटी से बाहर निकालते हैं। उसकी बात सुनकर शाओई चाय अपना सिर हिलाता है, जिसके बाद वो पीछे मुड़कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे जिंगयू के बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, फायर इन बैकयार्ड, फायर इन बैकयार्ड। इन शब्दों को सुनकर शाओई चाय चौंक जाता है और पीछे मुड़कर जिंगयू से पूछता है, आखिर तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? उसकी बातों से जिंगयू चौंक गया था। वो जल्दी से खुद को संभालते हुए कहता है, मैं बड़बड़ा रहा हूँ? भला मैं क्या बड़बड़ा रहा हूँ, मैं तो शांत हूँ, मैंने तो अभी कुछ नहीं कहा। तभी शाओई चाय कहता है, लेकिन मुझे पीछे से आवाज़ सुनाई पड़ी, फायर इन बैकयार्ड। आखिर तुम्हें किस बारे में बात कर रहे हो? क्या ये प्रॉब्लम एंसिस्टर हॉल यानी पूर्वज हॉल से जुड़ी हुई है? जिंगयू जल्दी से खुद को संभालते हुए कहता है,
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं कहा है। चावी चाय को जिंगयू पर थोड़ा शक हो रहा था, लेकिन अभी के लिए उसके पास इतना समय नहीं था कि वो जिंगयू से इस बारे में पूछता बैठे। इसलिए वो कहता है, ठीक है चलो अब इस टॉपिक को साइड में रखते हैं, अब हम दोबारा से अपने काम पर लगते हैं। ये कहकर वो नॉर्थन गेट की तरफ जाने लगता है। उसके पीछे पीछे जिंगयू भी नॉर्थन गेट के पास पहुंच जाता है और वो एक एक कर सभी लोगों को सिटी के बाहर निकालने लगते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। उन लोगों ने लगभग सभी लोगों को हेयांग सिटी से बाहर निकाल दिया था। दिन भर काम करने की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। वो लोग अब वहाँ से जाने का डिसीजन लेते हैं। वो लोग वहाँ से जाने ही वाले थे, लेकिन तभी साउथर्न गेट से उन्हें लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जिंगी और शाविचाय एक दूसरे को देखते हैं, जिसके बाद वो तेजी से साउथर्न गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। साउथर्न गेट पर अभी के लिए क्विंगन सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स मौजूद थे, लेकिन सभी की नज़रें खौफ से भरी हुई थीं। सभी लोग अभी के लिए साउथर्न गेट के एंट्रेंस की तरफ देख रहे थे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा डेमनिक बीस्ट मौजूद था, जिसका सर शेर जैसा था और उसकी बॉडी एक लेपर्ड जैसी थी। उस डेमनिक बीस्ट को देखकर क्विंगन सेक्ट के काफ़ी सारे डिसाइपल्स डर चुके थे। चाविचाय और जिंगयू जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो आसपास की सिचुएशन को देखने लगते हैं। तभी अचानक से एक डिसाइपल जोर से चीख कर कहता है, बाहर देखो। जैसे ही सभी लोग बाहर देखते हैं तो सभी को और ज़्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि बाहर बहुत सारे डेमनिक बीस्ट मौजूद थे जो अभी के लिए तेज़ी से हेयांग सिटी की तरफ ही बढ़े चले आ रहे थे। इतने सारे डेमनिक बीस्ट को देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। सभी लोग शाविचाय की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि शाविचाय ही अब डिसीजन लेने वाला था। शाविचाय बिना कुछ सोचे समझे जोर से कहता है, चलो जल्दी से सब लोग क्विंगन सेक्ट की तरफ लौटो, हम लोग इनसे फाइट नहीं कर सकते हैं, हम लोग अगर इनसे फाइट करेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। शाविचाय की बातें सुनकर सभी डिसाइपल्स तेजी से क्विंगन सेक्ट की तरफ भागने लगते हैं। अभी के लिए शाविचाय सबसे आगे था, वहीं जिंगयू सबसे पीछे था, ताकि वो इन सभी डिसाइपल्स की रक्षा कर सके। सभी लोग भागते हुए क्विंगन सेक्ट पहुंचते हैं। शाविचाय और जिंगयू भागते हुए क्रिस्टल हॉल के अंदर जाते हैं। वहां अभी के लिए ग्रैंड मास्टर, फैंगजियान वैली के मास्टर और पुहोंग मास्टर मौजूद थे। उनके अलावा भी बाकी सभी सेक्ट के कुछ एल्डर्स मौजूद थे। जिंगयू जल्दी से सब कुछ बताता है। शाविचाय भी बची हुई इन्फॉर्मेशन उन्हें देता है। आसपास की सिचुएशन सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी डेमनिक बीस्ट हेयांग सिटी के पास पहुंच जाएंगे, पर वो बहुत जल्द पहुंच गए थे और अब बहुत जल्द बहुत ही बड़ी बैटल शुरू होने वाली थी। सभी लोग अभी के लिए ग्रैंड मास्टर की तरफ देख रहे थे और उनके ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे। ग्रैंड मास्टर काफ़ी देर तक सोचते रहते हैं, लेकिन फाइनली वो कहते हैं, सभी लोग अब बड़ी बैटल के लिए तैयार हो जाइए। बहुत जल्द हम एक बहुत ही बड़ी बैटल में कूदने वाले हैं, जिसमें शायद हमारी जान भी जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद हम उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। अभी के लिए आप लोगों को कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद तैयार हो जाइए। अभी के लिए मुझे क्विंगन सेक्ट के बाकी सभी पीक हेड से बातें करनी है, थोड़ा डिस्कशन करना है, इसलिए अभी के लिए आप सभी लोग यहाँ से जाइए। ये कहकर वो पुहोंग मास्टर और फैंगजियान वैली के मास्टर को ग्रीट करते हैं, तो बदले में वो भी उन्हें ग्रीट करते हैं। जिसके बाद ग्रैंड मास्टर वहाँ से इनर हॉल के अंदर चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे क्विंगन सेक्ट के बाकी सभी पीक लीडर्स हॉल के अंदर चले जाते हैं और शाविचाय भी अभी के लिए हॉल के अंदर चला गया था। बाकी सभी लोग क्रिस्टल हॉल से बाहर आ जाते हैं। जिंगयू अभी के लिए क्रिस्टल हॉल से बाहर आ गया था। वो कहीं तो खोया हुआ था। वो अभी भी मन में उन्हीं 4 शब्दों के बारे में सोच रहा था, फायर इन वंस बैकयार्ड। वो पिछले एक दिन से इन 4 शब्दों के बारे में सोच रहा था और सोच रहा था कि आखिर उसे वो लेटर किसने दिया होगा, पर अभी तक उसे अपने इन सवालों का आंसर नहीं मिला था। बस मिली थी तो उसे परेशानी। इसी के बारे में सोचते हुए वो आसपास देखता है। अभी के लिए क्विंगन सेक्ट की डिफेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। चारों तरफ क्विंगन सेक्ट के डिसाइपल्स मौजूद थे जो आसपास पेट्रोलिंग कर रहे थे। क्विंगन सेक्ट बाकी जगहों से काफ़ी ज़्यादा सेफ था, क्योंकि ये एक बहुत बड़े माउंटेन पर मौजूद था। इस वजह से यहाँ पर चढ़ना, इस माउंटेन पर चढ़ना बहुत लोगों के बस की बात नहीं थी। वैसे अगर कोई कल्टीवेटर होता तो वो आसानी से यहाँ पर आ सकता था, लेकिन वो डेमनिक बीस्ट जो उड़ नहीं सकते थे वो कभी भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। इस वजह से क्विंगन सेक्ट अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ था। क्विंगन सेक्ट में चारों तरफ डिसाइपल्स की बड़ी तादाद पेट्रोलिंग कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद
क्विंगन सेट की 2 जगहें ऐसी थी जहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था। लगभग ना के बराबर डिसाइपल्स उन जगह की प्रोटेक्शन कर रहे थे, जिनमें से एक तो था पूर्वज हॉल और दूसरा था मून केव। इन दोनों जगहों पर ना के बराबर डिसाइपल्स मौजूद थे। शायद क्विंगन सेट को इन दोनों जगहों की चिंता नहीं थी। शायद उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस था कि इन दोनों जगहों पर कोई भी हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। पूर्वज हॉल का तो समझा जा सकता था कि उस जगह पर रखवाली करने वाला वो बूढ़ा आदमी मौजूद था, जो कोई नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन अभी के लिए मून केव के आसपास ऐसा क्या था, इस वजह से क्विंगन सेट उसके बारे में इतना ज़्यादा रिलैक्स था कि किसी को समझ नहीं आ रहा था। क्विंगन सेट ने आज तक कभी भी उसके बैक एरिया में पेट्रोलिंग के लिए डिसाइपल्स नहीं लगाए थे, क्योंकि वो एरिया काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। वहाँ पर सीधी चढ़ाई थी, ऐसे में बंदर और एप्स भी उस जगह से कभी ऊपर नहीं चढ़ पाते थे। लेकिन अभी के लिए उन लोगों ने उस जगह में तक पेट्रोलिंग के लिए डिसाइपल्स लगा दिए थे, पर इन दोनों जगहों पर नहीं लगाए थे। इस वजह से सभी लोगों के मन में यही सवाल चल रहा था कि आखिर इन दोनों जगहों पर ऐसा क्या है जो क्विंगन सेट इन दोनों जगहों के बारे में इतना ज़्यादा रिलैक्स हो चुका है, पर चाहकर भी उन्हें अपने सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। खैर, हमें अभी के लिए मून केव का सीन दिखाया जाता है। मून केव के आसपास बहुत ही कम डिसाइपल्स मौजूद थे जो पेट्रोलिंग कर रहे थे। यहाँ का एरिया अभी भी वैसा ही था जैसे आज से 10 सालों पहले हुआ करता था। तभी अचानक से मून केव की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक लड़का प्रकट हो जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि जाओफेन था। जाओफेन के कंधे पर उसका बंदर था जो आसपास के नज़ारे को देख रहा था। जाओफेन आज से 10 सालों पहले भी इस जगह पर आया था। उस समय जब इविल सेक ने इस जगह पर हमला किया था, तब ग्रैंड मास्टर की प्रोटेक्शन करते हुए वो इस जगह पर आया था, इसलिए वो थोड़ा बहुत इस जगह को पहचानता था। पिछले 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। जाओफेन भी एक बच्चे से बड़ा हो गया था, लेकिन ये जगह अभी भी बिल्कुल नहीं बदली थी, जबकि पिछले 10 सालों में यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाने चाहिए थे। जाओफेन अपने मन में इन्हीं ख्यालों के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब बाहरी दुनिया इतनी ज़्यादा बदल चुकी है, तो आखिर ये मून केव क्यों नहीं बदली है। आखिर इसका ऐसा कौन सा राज है जिस वजह से ये इतनी ज़्यादा सीक्रेट है और इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं ख्यालों के साथ जाओफेन आगे बढ़ता जा रहा था। अभी के लिए उसके मन में ये बिल्कुल डर नहीं था कि अगर कोई उसे देख लेगा तो उसे मारने की कोशिश करेगा। पिछले 10 सालों में उसने इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी थी कि उसे अब मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। वो क्विंगन सेट के किसी डिसाइपल को मारना नहीं चाहता था, लेकिन अगर कोई उस पर हमला करता तो वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ता। आखिर वो लोग उसके लिए लू और जिंग्यू जितने ज़रूरी थोड़ी थे कि वो उन पर दया दिखाता। आगे बढ़ते हुए जाओफेन एक जगह पर पहुंच जाता है। इस जगह पर रास्ता 3 तरफ मुड़ा हुआ था। एक तरफ पूर्वज हॉल था, एक तरफ मून केव थी, तो एक तरफ जंगल जाने का रास्ता था। जाओफेन जैसे ही पूर्वज हॉल के बारे में सोचता है, उसे 10 साल पुरानी बैटल याद आ जाती है। उस बैटल में उसने और जिंग्यू ने एक साथ मिलकर इविल सेट के लोगों से फाइट की थी, और उस फाइट में लू ने भी उनका साथ दिया था। वो फाइट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हुई थी, और अंत में उस फाइट ने सब कुछ बदल दिया था। जाओफेन को उस फाइट ने इविल सेट में भेज दिया था, जहाँ पर जाओफेन शायद कभी नहीं जाता। तभी जाओफेन को पूर्वज हॉल की रक्षा करने वाला वो बूढ़ा आदमी याद आता है, और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो बूढ़ा आदमी कौन हो सकता है। लेकिन अभी के लिए उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। वो एक बार के लिए सोचता है कि उसे पूर्वज हॉल जाकर एक बार वहाँ का नज़ारा देख लेना चाहिए, लेकिन फिर वो अपने इस ख्याल को पूरी तरह अपने मन से निकाल देता है और मून केव की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।